सो गाइस वेरिकोसील है और अंदर से घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए वो इसलिए है क्योंकि अगर वेरिकोसील हुआ है तो आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप माइल्ड ग्रेड पे हो, फर्स्ट ग्रेड पे हो या सेकंड ग्रेड पे हो, ग्रेडिंग मैटर करती है, बट एक्चुअली आपके डायमीटर ज्यादा मैटर करता है जो आपके वेरिकोसील में बन रहा है। तो इसीलिए पहले डायमीटर बताता हूँ कि कब क्या और कैसे होता है, फिर उसका बताऊंगा कि आपको क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, और थर्ड कि आप किस पे कैसे भरोसा रखें कि जिससे आपकी ग्रेडिंग आगे बढ़े ना। तो समझो वेरिकोसील है। वेरिकोसील आपको परेशान इसलिए करती है क्योंकि वो डरा रही है आपको एट्रोफी से, इनफर्टिलिटी से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। बट अगर देखा जाए तो वेरिकोसील के पेशेंट भी कंसीव कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चेक करो खुद से और देखो कि वेरिकोसील के साथ साथ क्या कंसीव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट्स देखी होंगी आपने, बिफोर आफ्टर रिपोर्ट, बट अब आप ये समझो कि वेरिकोसील में हमें स्पर्म काउंट कम होने की शिकायत मिलती है, बट हम उसको आराम से ओवर अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एट्रोफी से परेशान हो रहे हैं, बट एट्रोफी भी वेरिकोसील में स्टार्टिंग की स्टेजेस में नहीं मिलती या स्टार्टिंग के ग्रेड्स में नहीं मिलता, तो इसलिए उससे भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अब रही बात आपकी डायमीटर की, ग्रेडिंग चाहे उसमें थर्ड ग्रेड हो, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड लिखा हो, ग्रेड बेसिकली आपकी विजुअलाइजेशन के बाद भी मेंशन किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी डॉक्टर जब आपको टेस्ट कर रहा है, जब आपका कोई स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कर रहा है, तो वो विजुअलाइज भी देखते हैं, उनको भी विजन दिख रहा होता है, तो उसके बिहाफ पे भी वो ग्रेडिंग ऊपर नीचे कर देते हैं। बट अगर जो देखा जाए तो डायमीटर जो है वो कितना फूल रहा है या कितना उसने गैदर कर रखा है। सबसे पहली चीज समझना कि अगर आपका डायमीटर 1.5 से अबव है तभी हम वेरिकोसील को कंसीडर करते हैं। 1.5 डायमीटर्स के भी नीचे वाले डायमीटर जितने भी होते हैं नॉर्मल होते हैं। आपको किसी का 1.8 हो जाता है या 1.9 हो जाता है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाल्सवा के टेस्ट में अगर हम नीचे जोर लगाते हैं तो कोई ना कोई तो वेन फूल सकती है ना भाई, तो उससे परेशान होने वाली बातें नहीं होती। 1.9 है, अगर वो 2 mm से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत हमें फिक्र करने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत। 2 mm से अबव जब जा रहा है, जैसे 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, 2.5 हो गया या 2.6 हो गया, यहाँ पर आप फिक्र करो। अगर वो 3 mm से ऊपर डायमीटर जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब है कि आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपनी हालातों का या अपने उस जगह का ज़्यादा ध्यान रखना। सिर्फ इतना ही परेशान होने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक आपकी लाइफ में एंटर हुई ही नहीं है प्रॉब्लम, उसके बारे में भी सोच के आप परेशान होते रहे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने डायमीटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए मैंने बहुत पहले भी वीडियो बना रखी है और बार बार बनाता रहता हूँ कि एक्सरसाइज कर लो भाइयों, एक्सरसाइज कर लो। अगर 2 mm है या 2.2 mm है तो वो भी धीरे धीरे करके सॉर्टेड हो जाएगा और आपको कभी भी इम्पैक्ट नहीं देगा वेरिकोसील का, जैसे कि एट्रोफी और स्पर्म काउंट में, क्योंकि हम क्या करेंगे, ब्लड के फ्लो को बेटर भेजेंगे, जिससे टेस्टिस अपना जो न्यूट्रिशन है वो गैदर कर पाएगा और आपको रिवर्ट बैक में स्पर्म काउंट लो जैसी शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेग रेस है, सेकंड है आपके पास से वो बटरफ्लाई है। सिर्फ इन 2 एक्सरसाइज में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर लोगे ना, तो जहाँ तक है आपकी जो ये परेशानी है ना छोटी छोटी, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। और जो पेशेंट को ये लगता है कि एक्सरसाइज कुछ कर नहीं रही है या कुछ एकदम से रिजल्ट नहीं दिखा रही है, तो समझना कि एक्सरसाइज का मतलब ही यही है कि आपने रूटीन में डालना है। ये नहीं है कि आप आज 5 दिन करोगे तो 5 दिन के बाद छोड़ दोगे, 3 दिन के बाद छोड़ दोगे। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं बट एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। कहते हैं दवाइयाँ तो खा रहे हैं, हम होम्योपैथी दवाइयाँ खा रहे थे, हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहे थे, हमारा यहाँ से कुछ इलाज चल रहा था, वहाँ से कोई इलाज चल रहा था, तो एक्सरसाइज करी नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज वेरिकोसील में मस्ट है। आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान
दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से ही हम अपने टेस्टिस को प्रिजर्व कर पाएंगे, नहीं तो ये आगे जाकर दिक्कत देगा। इससे पहले ही हम आज की डेट में संभल जाएं और उसको प्रिजर्व कर लें कि जिससे आगे परेशानी ना बढ़े। तो इसलिए एक्सरसाइज मस्ट है। अगर डायमीटर चाहे जैसा भी हो, आपका 1.9 हो, 1.8 हो, 2.6 हो, 2.7 हो, 2.2 हो, 2.5 हो, 3.3 हो, 3.5 हो, कोई भी डायमीटर मैटर नहीं करता, क्योंकि कभी भी आपके जो रिफ्लक्सेस हैं वो एकदम से हील भी हो जाएं तो भी आपकी जो वेन का साइज है उसने अपनी इलास्टिसिटी खो चुका होता है। वहाँ पर उसको अपने टाइम पे या अपनी जगह पे आने के लिए समय चाहिए होता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि अब हमारी रिपोर्ट में रिफ्लक्सेस नहीं आ रहे सर, अब इसका डायमीटर है ये कम नहीं हो रहा। तो मैं आपको वही सिंपल सी एक ही चीज़ समझाता हूँ कि डायमीटर को कम करना एक नॉर्मल बॉडी में टाइम लेता है। किसी भी बॉडी में आपके रिफ्लक्सेस ना आने का मतलब ये है कि रिफ्लक्सेस आ नहीं रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपका जो घूम के वापस ब्लड जा रहा था वेन से, जो डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड वापस घूम के टेस्टिस में जा रहा था, वो आना बंद हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ उसका साइज रह गया है, और जो वो वेन का डायमीटर का जो साइज है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़, मान लीजिए आप नॉर्मल सा बलून देख लो, अगर आप घर में होली खेली है या कभी आपने गुब्बारे फुलाए हैं बर्थडे के, तो आपने देखा होगा कभी भी जब आप उसमें हवा भर देते हो तो वो अपने साइज़ को एक बना लेता है। जब उससे हवा या पानी निकालते हो तो वो अपने पुराने साइज़ पे नहीं पहुंच पाता, थोड़ा बहुत अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। सेम हमारी वेन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, वो अपनी इलास्टिसिटी को दोबारा से नहीं लेकर आ पाता, इसलिए वो परेशान ही देता है। आपका डायमीटर हमेशा थोड़ा सा बड़ा हुआ मिलेगा। अब उसी बीच में क्या होता है कि पेशेंट को एक और चीज़ भी महसूस होती है कि मेरा 3.5 डायमीटर था, अब वो आकर 2.8 पे रुक गया या 2.7 पे रुक गया। नॉर्मल होता है पेशेंट का कि डायमीटर, चाहे वो ट्रीटमेंट कहीं से भी ले रहे हो, चाहे होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो 2.7 या 2.8 पे जाकर रुक गया। अब उससे वो नीचे नहीं जा रहा। अब उससे नीचे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो पहले रिफ्लक्सेस बन रहे थे वो रिफ्लक्सेस हो गए सॉर्टेड। दूसरा क्या हो गया कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन थी, वो भी हो गई ठीक। अब जो उसने अपना साइज ले रखा था वेन्स का, वो अपने उस साइज के नीचे बियॉन्ड नहीं जा पा रहा। इट मीन्स कि उसको थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, जिससे वो अपने साइज को दोबारा से कैप्चर कर पाए। अब रही बात यहाँ पर कि एक चीज़ समझ में नहीं आती पेशेंट्स में कि पेशेंट्स जो है वो उनके पास पेशेंस नहीं है। पेशेंट है बट पेशेंस नहीं है। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि पेशेंट कहता है कि मेरे को 1 महीने में ठीक कर दो, मेरे को 2 महीने में ठीक कर दो, मेरे को 3 महीने में ठीक कर दो। तो समझो हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं और आपको समझा सकते हैं कौन सा रास्ता आपके लिए बढ़िया, बट चलना तो आप ही को पड़ेगा। हम कहते हैं एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम कहते हैं डाइट में ये वाली चीज़ें मत खाओ, वो वाली चीज़ें खाएंगे। और इसी के साथ अगर हम ये कहेंगे कि आपने सपोर्टर पहनना है या आपने लंगोट पहनना है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो जाना है, मेरे को दुकानदारी तो संभालनी है, उसमें सपोर्टर की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी पेशेंट हैं। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि चलो थोड़ा सा रास्ता है तो आप पैदल भी जा सकते, नहीं। अब उन्होंने वहाँ से स्कूटी पे जाना है या बाइक पे जाना है। अब बाइक पे भी जाना है, गड्ढों से भी बाइकें निकालनी है। तो हम जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मना करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ फैक्ट्स हैं, इस वजह से मना करते हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें मान लेते हो तो आपका वेरिकोसिल जल्दी हील होता है, और अदरवाइज नहीं तो लगे रहो आप दवाइयाँ जहाँ मर्जी की खाते रहो, चाहे आप होम्योपैथ खा लो, चाहे आप आयुर्वेद खा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दवाइयाँ सिर्फ सपोर्ट दे रही हैं, बाकी जो प्रॉब्लम है वो हमारी एक्वायर्ड प्रॉब्लम है। एक्वायर्ड प्रॉब्लम माने कि हमने अपने से ही वो एक्विजिशन लिया उस प्रॉब्लम की। कोई हमें बचपन से वेरिकोसिल की प्रॉब्लम नहीं थी, वो बार बार हमने उस जगह पे बार बार अटैक या प्रेशर देने की वजह से उस वेन को फुला दिया। बेसिकली ये फंडा है। एक्विजिशन को हम रोक तो नहीं पाए बट हम उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को कब्ज़ की दिक्कत है, मैं सुन ही नहीं रहा किसी की बात, मेरे को हाई फाइबर इंटेक करना ही नहीं है, मैंने रोज़ छोले भटूरे खाने हैं, मैंने रोज़ मैदा खाना है, तो मेरा शरीर क्या कहेगा? मेरा शरीर यही कहेगा ना, भैया कब्ज़ है, कोई बात नहीं, थोड़ी और कब्ज़ कर लेते हैं। उसने और कब्ज़ दिखाई तो मेरे पेट में और प्रेशर बना, और प्रेशर को डाइवर्ट किया नीचे, और वो मेरी वेन बार बार दिक्कत देने चालू हो गई। और वही चीज़ मेरे को बाद में जाकर वेरिकोसिल का एक बड़ा सा बवंडर में फंसा देगी, और उस बवंडर का शिकार बनने के बाद मैं ख्याली पुलाव अपने जीवन में डालता हूँ कि अब मैं शादी नहीं कर सकता, अब मैं इनफर्टाइल हो जाऊँगा, थोड़े टाइम में मेरे टेस्टिस सुकड़ जाएंगे। ऐसे ख्यालों में मैं खुद ही घुस जाता हूँ और ज़्यादा परेशानी ले रहा हूँ।
और उस परेशानी का असर मेरा शरीर ले भी रहा है और वो धीरे धीरे आपको वैसी चीज़ें दिखाना भी चालू कर देता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सुनो, समझो। मैंने इतना सारा कंटेंट वेरिकोसील के ऊपर बना रखा है, मैंने पेशेंट्स के ऊपर की ही सारी बातें आपसे डिस्कस कर रखी हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करना चालू करो और अपने वेरिकोसील को ऐसे भगाओ, ऐसे ऐसे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो वेरिकोसील का पेशेंट हो, आपका कोई दोस्त हो, यार हो, तो प्लीज़ उसे शेयर करो। आप सिर्फ दवाइयाँ मत लो, चाहे आप सिर्फ फॉलो कर लो कि क्या आपके लिए बेहतरीन है इस वक्त की एक्सरसाइज, आपकी कॉन्स्टिपेशन हटाने वाली डाइट या आपकी खून पतला करने वाली डाइट। मैंने सारी बना रखी हैं, आप जाकर बस फॉलो कर लो उन सारी चीज़ों को। आपका वेरिकोसील वहीं का वहीं स्टैटिक हो जाएगा या फिर उससे नीचे आएगा, उससे बढ़ेगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।